हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत दिनों बाद आ गए, लगभग 2 महीना हो गया और ना ही यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स आया है, ना ही कोई वीडियो आया है। तो भाई का कुछ काम आ गया था, बोर्ड लेने में टाइम लग गया, पढ़ने में टाइम लग गया, तो उसकी वजह से आज हमको इतना टाइम हो गया है। अब देखिए, आज से एक तो हम चैनल का नाम भी चेंज करेंगे। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, आज से अपने चैनल का नाम होगा रिवाइज विथ मी। ये चैनल का नाम मैंने ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि भैया मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ आप ही की तरह। तो भाई जितना जितना मैं पढ़ जाऊंगा, आप भी मेरे साथ, चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़ें या हम दोनों एक साथ पढ़ें। तो इसीलिए चैनल का नाम होगा आज से रिवाइज विथ मी। ये बोर्ड ज्यादा हल्का, ठीक है। तो भाई देखो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। देखिए भाई, मैं ये सोचा है कि आज से हमारे हर चैप्टर का वन शॉट आएगा। वन शॉट में हो सकता है एक ही वीडियो हो या 1 से 2 वीडियो हो, और हम उनको 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको उसमें बिल्कुल बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या जिनके ऊपर ज्यादातर हमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया। और अब देखो, पहले तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले तो मेरे क्लास वाले ऐसा कमेंट करें कि इसको शायद एक ही चैप्टर आता है, पर नहीं भैया। मैं ऐसा इसलिए ये वाला चैप्टर इसलिए लिया मैंने क्योंकि एक तो अभी संडे को टेस्ट है, तो उसमें भी ये आने वाला है एआईडीएस में। और फिर क्या बोलते हैं कि ऐसा है कि जो चैप्टर फिर छूट गए ना, वो बाद में कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और स्टार्टिंग में भी आ जाता है। ठीक है। और मैं जो अभी नोट्स बनाऊंगा या जो मैं आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सजेशन दूंगा आपको कि आप मेरे नोट्स लिखें। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप फिर आप देख सकते हैं कि अगर आप समझ में नहीं आता या फिर आपसे क्वेश्चन ना बने, तो फिर आप दूसरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप कॉपी करें, उनको पढ़ के देखें। और ऐसा तभी करें जब अगर आपके पास नोट्स नहीं है अभी तक, बस आप एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो भाई, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया। तो इस चैप्टर में जनरली हम 5 किंगडम को पढ़ते हैं और उन साइंटिस्टों को देखते हैं कि जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसके कितना, किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन था, किसने कौन सा किंगडम या फाइलम दिया, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उन साइंटिस्टों के नाम बता देता हूँ जिसका इस क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हैं एरिस्टोटल, बहुत बढ़िया। दूसरे में है कैरोलस लिनियस। थर्ड है अंश हैकल, हैकल लिख सकते हैं आप। फोर्थ है आर एच विटेकर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। फिफ्थ है हमारे, कुछ रह गया क्या, सॉरी। फोर जो है वो है हमारे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम ही कोई दिक्कत नहीं है, कॉपलैंड, आर एच विटेकर। और सिक्स जो है वो है कार्ल वूस। तो ये कुछ उन साइंटिस्टों के नाम हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिस्टोटल का। ठीक है। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। ठीक है। तो ही वाज द, ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ठीक है। यानी अपन इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट साइंटिफिक साइंटिफिक अटेम्प्ट
टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने लोकोमोशन के बेस पे हमको किंगडम दिए थे, प्लांट्स और एनिमल। चल लिखते हैं, देखो यहाँ हमारे हो जाएंगे प्लांट, ठीक है, और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में भी इन्होंने तीन तीन कैटेगरी बनाई थी। ठीक है, एक में आते हैं हमारे हर्ब्स, ठीक है, श्रब्स और ट्रीज। वहीं एनिमल की बात करें तो इसमें दो आते हैं, एक होता है एनेमिया और एक होता है इनेमिया। ई और आई का फर्क है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखिए हर्ब्स में क्या आते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट आते हैं, मतलब जो बहुत ही कमजोर और बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कोरिएंडर वगैरह हो गए, एग्जांपल में ये हो जाएंगे। श्रब्स में क्या होता है, वो प्लांट्स आते हैं जो थोड़े बहुत मजबूत होते हैं, जिनमें हमें स्टेम भी देखने को मिल जाती है, जैसे मिंट हो गया, ठीक है, और रोज, कुछ ऐसे प्लांट्स। ट्रीज में क्या होंगे, हमारे जितने बड़े बड़े ट्रीज हैं, पीपल, मैंगो, जो भी आपको नाम याद है वो सभी इसमें आ जाएंगे। इनामिया और एनीमिया की बात करें तो देखिए एनीमिया में वो ऑर्गेन्स आते हैं जिनके पास ब्लड तो है लेकिन आरबीसी अब्सेंट है। ठीक है, आरबीसी नहीं होती। वहीं एनीमिया की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ब्लड भी है और आरबीसी भी प्रेजेंट है। भाई इतना तो पता है ना, ब्लड और आरबीसी अलग अलग होती है, आरबीसी ब्लड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये उनकी कुछ एरिस्टोटल की वो क्लासिफिकेशन थी। अभी हम आते हैं कैर्लोस लिनस के सेकंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर। चलिए सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कैर्लोस लिनस की। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, पूरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए इन्होंने कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे जिनकी मदद से उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया। हम वो देखते हैं। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं एनिमल्स, ठीक। किसने दिया था ये, यहाँ पे जाएगा हमारा कैरोलस लिनियस। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा चैप्टर 1 में। और इनके नाम से याद आया, इनका जो नाम था वो भी कैरोलस लिनियस नहीं था, उनका नाम था कार्ल वॉल नील। पर वो तो उन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था तो वो अपने अपने ऊपर भी शायद इंप्लीमेंट कर लिया उन्होंने। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिमल, और यहाँ हमारा आ जाएगा प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उठाए थे जिनकी वजह से उन्होंने क्लासिफाई किया कि ये और ये जो कैरेक्टर है वो किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जो उनका पहला फीचर था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तीसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, या फिर हम सेल वॉल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लिख लेते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। चौथा है लोकोमोशन। जो पांचवा हमारा वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। चलिए अब 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इंक डाल लूं मार्कर में। ठीक है, तो ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिनकी वजह से उन्होंने प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया। चलिए अब हम देख लेते हैं सेल वॉल क्या एनिमल में प्रेजेंट होती है, नहीं बिल्कुल नो। वहीं अगर हम बात करें प्लांट में, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, क्लियर दिखेगा। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल, ये थोड़ा याद रखना, कैर्लोस लिनियस जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, वहीं हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो एनिमल में कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एनिमल में लिख सकते हैं ईट, और प्लांट्स में अपना आ जाएगा डू नॉट ईट।
ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देखिए एनिमल्स क्या बोलते हैं, एनिमल्स में जो होगा वो होगा फास्ट होगा। वहीं हम बात करें प्लांट्स की, तो जो इसमें होगा वो काफी स्लो होगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी प्लांट्स के आसपास कोई सनलाइट भी होती है, जैसे कोई सा प्लांट है जो कि अभी छांव में रखा हुआ है, अगर उस पर आसपास सनलाइट आएगी तो वो उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगेगा, उसकी ब्रांचेस लीफ वगैरह कुछ उस साइड मुड़ने लगेंगी, तो उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो काफी स्लो होता है। वहीं बात करें ह्यूमन की या एनिमल की, तो उनका रेस्पॉन्स काफी फास्ट होता है। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें तो एनिमल में यस होता है। वहीं हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में लोकोमोशन बहुत ही नहीं होता है, नो लोकोमोशन। देखिए आपको लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको डिफरेंस बता दूं, लोकोमोशन का मतलब होता है किसी एक बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस से दूसरी जगह जाना। वहीं हम बात करें किसकी, मूवमेंट की, तो मूवमेंट में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या बॉडी का बॉडी पोस्चर थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है। मूवमेंट में मूवमेंट आ गया, मतलब बॉडी पोस्चर का थोड़ा मूवमेंट होना। ठीक है, यही। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो देखिए वो ये वही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो हम मसल्स में पढ़ते हैं। तो एनिमल्स में कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। वहीं हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, और किस बेसिस पे दिया था वो हमने लिख लिया। अभी हम कुछ इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो दूसरे पेज में लिखें, चलिए इसी के थोड़े नीचे लिख लेते हैं। ये लिख लिया था ना आपने, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखता हूँ। ठीक है, अभी हम इनकी कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें। ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसी क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक्स तो ये था कि नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, prokaryotes and eukaryotes, and autotrophs and heterotrophs। हेट्रो, ठीक है, तो ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें ये सभी ऑर्गेन्स आ जाते थे, जिस जो हेटेरोट्रॉपिक हो या ऑटोट्रॉपिक या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसमें ये क्लियर नहीं पता चल रहा था कि कौन इसमें सिर्फ और यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कोई एक है, मतलब इसमें दोनों मिक्सचर थे। ठीक है, देखिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी है, लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं तो भाई आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, कैसा, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, दूसरा पॉइंट लिखना नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि आपको ये पन्ने भरने मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हम चलते हैं थ्री किंगडम पर। देखिए 3 और 4 ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको काफी आसानी सिंपल समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक, तो अभी हम लिखते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए मैं पहले पहले 3 और 4 दोनों लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमको दिया था हैकल ने, अर्नस्ट हैकल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इसमें हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वहीं हम बात करें फोर किंगडम की, ठीक है, तो वो हमको दिया था कॉपलैंड ने। ठीक है, और इसमें हम स्टेटमेंट देखें इसका, तो इसमें आता है भैया, इट इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। देखिए जो 3 और 4 किंगडम है उसमें बस यही डिफरेंस है कि जो 3 किंगडम था उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को इंक्लूड किया था, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट। वहीं हम बात करें 4 किंगडम की, तो उसमें जो यूनिसेलुलर है उसमें से हमने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया था, प्रोकैरियोट्स। इसमें
एक भी यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक, अब इसमें जो 3 किंगडम है इसमें क्या क्या आ जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और क्या जाएंगे भैया, एल्गी, फंगस, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा है भी नहीं और क्वेश्चन भी वैसे यहाँ से आने के चांस बहुत कम है। देखिए राइटिंग अभी थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया है, भाई कोशिश करूंगा कि कुछ टाइम में सही हो जाए, हो भी जानी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो किसने दी थी, R.H. विटेकर। पढ़ लिया होगा अभी तक तो आपने नाम इसका, इनका, सॉरी, ठीक है, R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम तो नहीं दिया क्योंकि 4 किंगडम तो पहले आ गए थे, इनका तो लास्ट किंगडम था तो वो था फंगस, क्योंकि पहले फंगस को भी हमने प्लांट्स में ही इंक्लूड कर रखा था। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स उठाए जिनकी मदद से उन्होंने 5 किंगडम क्लासीफाई किए और सबको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज दी या प्रॉपर्टीज की मदद से उन्होंने क्लासीफाई करे। ठीक है, तो जो पहली उनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी मदद से उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए थे उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था सेल वॉल, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, ठीक है, फोर्थ थैलस ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ जो है वो हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आपने वर्ड भी अभी तक पढ़ लिया होगा, मतलब इसका पता होगा। देखो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि इवोल्यूशन के दौरान उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये कुछ उनके ऐसे बेसिस थे जिनकी मदद से उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन दी। तो ये बिल्कुल आ सकता है, आप इसको एक बार नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, लिख रहे हो ना वैसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जैसे आपके मतलब हमारे एनसीईआरटी में जैसे वो एक टेबल दी है जिसमें किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा सभी के बारे में लिखा गया है कि कौन प्रोकैरियोट्स है, किसमें सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर है। तो वो आप बिल्कुल एक बार देख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सारे किंगडम्स और सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। चलिए, तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, कोशिश करेंगे कि पूरा किंगडम इसी में आ जाए, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो जैसा कि आपने एनसीईआरटी में देखा होगा इसमें लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम, वही सही बात है, होगी सही। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी ऑर्गेन्स आते हैं वो ज्यादातर प्रोकार्योट्स होते हैं, कि बैक्टीरिया भी प्रोकार्योट्स हैं और ये हमको कुछ ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत ही कम ऑर्गेन्स देखने को हमको मिलते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमको लगभग हर प्लेस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ, उसको आप देखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि थोड़ा छोटा है, ठीक है, मोस्ट abundant एंड मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक है, और रेस्पिरेशन इज बाय रेस्पिरेशन में दोनों टाइप की मिलती है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो हम इस किंगडम की बात करेंगे और इसमें अभी 3 बैक्टीरिया और आएंगे जिसमें हमने उनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का भी लिख लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका वो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों हैं। वैसे भी ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स। एंड जो लास्ट पॉइंट लिख ले, शोस प्रोकार्योट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स देखे हैं। अभी हमने जो किंगडम मोनेरा है उसमें हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो अभी उसके बारे में देखते हैं। चलिए, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा एक काम करते हैं, बैक्टीरिया के टाइप देख लेते हैं। तो मेनली एग्जांपल जो हमको एनसीईआरटी में दिया हो बैक्टीरिया, जो अब चलिए हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारी बुक में जनरली 4 टाइप के बैक्टीरिया दिए हैं। पहला है हमारा पास कोकस, ठीक है, बैसिलस, ठीक है, तीसरा है विब्रियो और चौथा है स्पाइरलम। ठीक है, कोकस में क्या आएंगे, कोकस में आप दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। एक आ जाएगा आपका सॉरी कोकस में एग्जांपल नहीं, कोकस जो होते हैं वो जनरली नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और स्पेरिकल शेप होते हैं। वैसे इसका मेन पॉइंट तो यही है, स्पेरिकल शेप। पहले इनके अपन शेप भी देख लेते हैं। बेसिलस होता है, वो होता है रोड शेप। ठीक है, विब्रियो जो होता है वो होता है कोमा शेप, पता ही होगा आपको। ठीक है, और स्पाइरलम कैसा होगा, स्पाइरल शेप, कर्ल जैसा। ठीक है, इसमें जो हमारा एग्जांपल आएगा वो आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अगर आप ड्रॉप है तो आपने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसमें जो माइस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो यही वाला बैक्टीरिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बैक्टीरिया में क्या क्या जाएंगे, तो एक तो हमारा लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। ठीक है, और एक और हमारा आ जाएगा इकोलाई। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये जो मैं बाद में दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विब्रियो पर। तो इसमें तो भैया एक ही है, विब्री कोलेरा या कोलेरी, क्या पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और जो चौथा वाला है उसका एग्जांपल है थायोस्पाइरलम। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, उनके शेप और। ठीक है, और जो ये है ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। सिर्फ ये जो स्पाइरल है इसी के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ये भी आप पॉइंट एक दो याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कुछ लिखना हो तो, जैसे अगर आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं क्या बचा अभी हमारा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, नोट कर लिया, बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। अच्छा, ऐसा आपने कहीं और सुना है, पढ़ा है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, लिमुलस किंग क्रैब। देखिए, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जैसा हमको फर्स्ट टाइम मिला था आज भी बिल्कुल ये वैसा ही दिखता है, इसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिला, इसलिए हम इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है और इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि जनरली बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन से ही सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की, वो उसमें एब्सेंट होती है। और जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एब्सेंट। ठीक है, तीसरा है मोस्ट प्रिमिटिव एंड शोस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप की। ये 3 पॉइंट ये मेनली इसमें, क्योंकि बाकी तो इसमें और आर्की बैक्टीरिया इसमें देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में आपको एक लाइन दी है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। और वो जो फीचर है उनको हार्डेस्ट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आर्की बैक्टीरिया के टाइप लिखेंगे। लिख लिया आपने? देखिए, आप लिख के चलिए, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी राइटिंग खराब लग रही हो, लेकिन एक बार आप लिखेंगे उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, लगभग हर पॉइंट हमने कवर करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आर्की बैक्टीरिया को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। चलिए लिख लेते हैं पहले, मैथेनोजन,
ठीक है, दूसरा हमारा पास में लिखे, ठीक है, दूसरा हमारा हेलोफाइल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। चेक करो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथोजेंस की, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तो तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो मैथोजेंस हैं वो मोस्टली प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज, वो हमको ज़्यादातर मार्शी एरियाज में देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो ये हमको ज़्यादातर साल्टी एरियाज में देखने को मिलते हैं। साल्टी एरियाज लाइक साल्ट लेक्स या सीज, समुद्र वगैरह में। ठीक है, वहीं हम बात करें थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो ये हमको वहां देखने को मिलते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, मतलब फाउंड मोस्टली प्रेजेंट इन वार्म एरियाज एंड लो पीएच। क्या वार्म एरियाज ये? ठीक है, ये हमको ज्यादातर वहां देखने को मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और पीएच टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और पीएच बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो मैथोजेंस होते हैं वो जनरली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या? ऑब्लिगेट एनारोब्स। देखिए मैं अभी बताता हूं आपको एनारोब्स। वहीं हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो वो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। और अगर हम बात करें थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो वो भी होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखो आपने दो वर्ड सुने होंगे, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। देखिए ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि उसके साथ जो कंडीशन दी गई है वो उसको कंपलसरी चाहिए। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि अगर उसको वैसी एनवायरमेंट नहीं भी मिले तो भी वो वैसे लाइफ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो है जो मैथोजेंस होते हैं वो जनरली दे यूज CO2, methanol एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और ये हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो हेलोफाइल्स में क्या होगा, ये दो पॉइंट होते हैं, बाकी जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं वो कीमोटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी को कितने पॉइंट होगा हमारे, एक दो तीन। ठीक है, कीमोटोट्रॉफ्स, कीमो। ठीक है, वहीं हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो ये हेट्रो कीमो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कीमो हेटेरोट्रॉप्स, और ये भी कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसका मैंने ऐसे याद किया था, जो हेलोफाइल्स हैं वो जनरली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और फिर बाद में ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लें, ये तीन ये अलग अलग पॉइंट हैं, एक दो, सॉरी ये नहीं है दो, और ये तीसरा। आप इनको एक बार लिखना और फिर एक बार रीडिंग करके देखना, समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट टाइम याद करूंगा अच्छी राइटिंग लिखना है। ठीक, और एग्जाम्पल में वैसे इनमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मेथानोकोकस, स्पेलिंग सही है, मेथानोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम। वहीं हम बात करें हेलोफाइल्स की, तो इसमें हमारा आ जाएगा हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस और हेलोकोकस। ठीक है, वहीं हम बात करें थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो इसमें भी तीन एग्जांपल आएंगे, थर्मोप्लाज्मा, थर्मो PLASMA, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटिएस।
ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देख लें एक बार, समझ में आ रही सारी राइटिंग, नहीं आ रही होगी पर एक मैंने पढ़ के आपको बता दिया सारी लाइन। ठीक है, तो ये हमारे बैक्टीरिया हो गए और उनके टाइप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। नोट कर लिया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो देखो माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा ही होगा, उसमें दिया है सबसे लास्ट हेडिंग यही है उसकी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में आपको ये तो पता होगा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जानना। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डिस्कवर्ड बाय, वैसे पॉइंट आपके मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आएगा भी नहीं, पर ठीक है अगर आपको थ्योरी लिखने में आया तो आप एक दो पॉइंट जोड़ सकते हैं। डिस्कवर्ड बाय नोकॉर्ड एंड ह्यूक्स, स्पेलिंग सही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और वो भी कहां पर, इन द प्लूरल यानी लंग्स ऑफ कैटल। कैटल सफरिंग फ्रॉम इतना याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे नोकार्ड एंड रिक्स, जिन्होंने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया, वो भी कहां पर, लंग्स ऑफ कैटल, जो कि एक डिसीज से सफर कर रही थी जिसका नाम है प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में तीन चार पॉइंट ही लिखेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें से कुछ खास आता नहीं है। ठीक है, तो पहला तो हम ये लिखेंगे कि इसके सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, आपने एनसीईआरटी में देख ही लिया होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि इसको हम लोग जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। और एक और पॉइंट हमारा आ जाएगा, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और तीन चार पॉइंट ये विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, ये तो उसके कॉमन पॉइंट से जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, और चार पॉइंट हो गए आपके। एक और आप ये लिख सकते हैं कि जो इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल होती है इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, एक बात है, जैसे अब इसकी सेल वॉल जो एब्सेंट होती है, जैसे ये वाला पॉइंट हम नीचे लिखते हैं, इसकी जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब जब सेल वॉल एब्सेंट होगी तो इसके हमको डिफरेंट टाइप की शेप देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप की शेप देखने का मतलब है कि इसकी बॉडी का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं क्योंकि इसका सेल वॉल नहीं है, जिसकी वजह से हमको इसके डिफरेंट शेप देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ये है जो कि ज़्यादा जरूरी नहीं पर फिर भी लिख लेते हैं कि इसको हम लोग कैन बी ग्रोन इन एबायोटिक मीडियम, और इसका जो अपीयरेंस है, मतलब जो इसकी बॉडी है दिखने में, वो हमको फ्राइड एग जैसी दिखाई देती है। फ्राइड एग अपीयरेंस देता है हमको। ठीक है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है जो आपको बाकी लोगों से शायद हो सकता है ना मिले, तो इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इतना बहुत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, हमारा आर्कीबैक्टीरिया खत्म हो चुका है, अभी हम आ गए यू बैक्टीरिया पर। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, जिनके पास वाकई बैक्टीरिया जैसे बॉडी वगैरह होती हैं या उनकी एक्टिविटी उनसे मैच करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि
ये जो होते हैं वो ज्यादातर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इनके पास वो पिगमेंट पाया जाता है जो जनरली हमको ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट अस सेम ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इनके अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स, इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं जो हमको लगभग ग्रीन प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जबकि ये एल्गी है नहीं। ठीक है, तो ये होगा इसका कुछ 3-4 पॉइंट। और इनका अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो ये ज्यादातर हमको फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर मोस्टली, और फ्यू मेराइन भी होते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको एक बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ, ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रम। ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया आप याद रखना क्योंकि आगे एक और सेंटेंस आएगा, हो सकता है उसकी वजह से आप इसमें कंफ्यूज जाओ। तो ये जो बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ सीज। ठीक है, ये आप इसको एकदम नोट बना के लिखें, ये हो सकता है आपके बिल्कुल एग्जाम में आ जाए। ये जो बैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम वो की रेस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर ऑफ सी, मतलब इसकी वजह से हमको सीज भी जो है वो लगभग रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब जो ये साइनोबैक्टीरिया, ये कई कई जगह पर हमको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बताता है, जैसे फंगई के साथ। ठीक है, हम लिख लेते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, पहला है, ठीक है, फंजाई, दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारा आ जाएगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया ये हमको 3 प्लांट्स के अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिलते हैं इसके। ठीक है, और इसका जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। देखिए, आप अपने एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो फिलामेंटस का दिया है, और कॉलोनियल फॉर्म का भी हो सकता है। अगर वो फिलामेंटस फॉर्म का होगा तो उसके ऊपर म्यूसिलेजियस कवरिंग होगी, म्यूसिलेजिनस शीथ होगी, म्यूसिलेजिनियस शीथ। वहीं हम बात करें कॉलोनियल की तो इसके ऊपर होगी म्यूसिलेजिनस, दूसरी कौन सी दी है एनसीईआरटी में हमारे, जेलेटिनियस शीट। ठीक है, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं इसके पास। पहला तो यह है कि इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल वो है ग्लाइकोजन, सॉरी, ग्लाइकोडन एंड स्टार्च। ठीक है, अरे ग्लाइकोजन कहां से आ गया, साइनोफिशियल, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और इसके अंदर हमको क्या बोलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, हाँ, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट। ठीक है, टू प्रोवाइड बोयांसी, ये लिख लेते हैं। ठीक है, बोयांसी का मतलब होता है कि वो उसको थोड़ा हल्कापन
देते हैं, मतलब एक एयर इनमें ट्रैप हो जाती है, इसी वजह से इनको थोड़ा प्लांट को फ्री फील कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस में हमको जल्दी 3-4 पॉइंट याद करने हैं इसके, जैसे ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पहला है हमारा हेल्थ इन सोइल रिक्लेमिंग, बताता हूं अभी। ठीक है, रिड्यूस सॉइल इरोजन और इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और चौथा हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, देखिए इसके जो सिग्निफिकेंस कुछ ये है कि ये सॉइल रिक्लेमिंग, मतलब सॉइल रिक्लेमिंग का मतलब होता है कि जो वो लैंड जो कि कल्टीवेटेड, मतलब जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खेती वगैरह नहीं कर सकते, उसको ये वापस से सही करता है, मतलब उपजाऊ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रो कर जाता है तो जो सॉइल होती है वो हवा की वजह से उड़ती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो मैंने आपको बता ही दिया। और चौथा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। अच्छा, एंटीबायोटिक से याद आया कि मैंने आपको जो माइक्रोप्लाज्मा लिखवाया था, और आपने कोई किसी एंटीबायोटिक का नाम सुना है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेनिसिलिन है जनरली हम लोग बैक्टीरिया से बचने के लिए यूज करते हैं, तो वो हम मतलब अगर कोई इंसान है जो कि माइकोप्लाज्मा से अफेक्टेड है, तो क्या एंटीबायोटिक देने से वो ठीक हो सकता है? ये जवाब आप कमेंट करके बताना, या फिर चलो लास्ट में मैं ही आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन याद नहीं भी रहे तो बस नॉर्मली याद कर लेना, आप किसी से पूछ के देखना कि अगर कोई इंसान माइकोप्लाज्मा से अफेक्टेड है तो क्या उसको एंटीबायोटिक देने से वो ठीक हो सकता है, या उसकी बॉडी में थोड़े सुधार आ सकते हैं, देखना। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम मोनेरा भी हमारा खत्म हो गया, अभी तो भैया पहला ही हुआ है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इसमें जनरली हमको क्या आते हैं, मोस्टली जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो किंगडम मोनेरा है इसमें ज्यादातर हमको जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सभी यूकैरियोट्स होते हैं, और इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दिस किंगडम द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम does not have a well defined बाउंड्री। ऐसा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये जनरली हमको कितने 5 टाइप का होता है। ठीक है, और इसकी अगर और बात करें तो इसमें फ्लैजेलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो जो किंगडम मोनेरा है वो उसके कुछ फीचर्स प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में भी देखे गए हैं। और फंजाई मतलब ये इन तीनों से कनेक्टिंग लिंक की तरह बनाता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। चलिए, अब हम इसके धीरे धीरे करके इसके सारे हम जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है क्राइसोफाइट्स। यहां से कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सही समझाऊं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स, ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको नेक्ड आई से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप पे देखने में दिख जाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पानी के ऊपर पासिवली फ्लोट करते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है,
और ये आपको एनसीईआरटी में जैसे ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। पहले मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखो, दिस इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी। ये गोल्डन एल्गी, क्योंकि डाइएटम्स को हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं, या और गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, कि ये जो होता है ज्यादातर, इसमें हम लिखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर फोटोट्रोपिक, सॉरी फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिका। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें हम क्राइसोफाइट्स में, ठीक है। बाकी पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली सिलिका की बनी होती है, और आपको पता है तो जो सिलिका है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। स्ट्रॉन्ग कंपाउंड मतलब, अब देखिए जब ये ऑर्गेन्स मरते हैं, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो अपीयरेंस है वो हमको एक सॉप बॉक्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। सॉप बॉक्स कैसा, मतलब कुछ ऐसा, उसकी सेल वॉल कुछ इस प्रकार से डिजाइन होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो जब ये सॉरी आवाज आ रही, ठीक है। तो जब ये क्राइसोफाइट्स की हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है, मतलब इतनी इजीली डिकम्पोज नहीं होती है। तो जब ये क्राइसोफाइट्स मरते हैं तो इनकी बॉडी तो क्या होती है, इनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है या दूसरे ऑर्गेन्स खा लेते हैं, लेकिन जो सिलिका है वो नीचे धीरे धीरे डिपॉजिट होती आती है, डिपॉजिट होती आती है, और वो जो डिपोजिशन ऑफ सिलिका हो जाता है, इसी जो सेल वॉल का डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, ठीक है। जो इसके सेल वॉल की जो सिलिका है वही नीचे इकट्ठी होती आती है, और एक पहाड़ जैसे मतलब हमको एक पत्थर जैसे देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खुरदरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। और उसके कुछ सिग्निफिकेंस भी है हमारे ह्यूमन के लिए, जैसे जो, ठीक है, ये तो उसके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम उसके वो बात कर लेते हैं, चलो यहीं पे आ जाएंगे। उसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में पहला ये आएगा कि उसको हम लोग साउंड प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग, ठीक है। ठीक है, दूसरा है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। और फॉर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो पत्थर जैसा होता है, मतलब थोड़ा खुरदरा होता है, तो वो किसी चीज को चमकाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या आ जाएंगे इसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी यूज हो सकते हैं, क्योंकि सिलिका एक बहुत ही मजबूत कंपाउंड है, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायटोमियस हमारा हो गया है। अभी हम बात करते हैं डायनोफ्लेजलेट्स पर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्राइसोफाइट्स खत्म होता है, और अब हम बात करेंगे डायनोफ्लेजलेट्स के बारे में। चलिए, तो देखिए अभी हम लिखते हैं यहाँ पर डायनोफ्लेजलेट्स, दूसरा है हमारा, ठीक है। तो डायनोफ्लेजलेट्स में हम लिखेंगे मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, ये जो डायनोफ्लेजलेट्स है ज्यादातर हमको मेराइन वाटर और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और इनकी बॉडी का कोई प्रॉपर कलर नहीं होता है, मतलब इनकी बॉडी वेरी कर सकती है कलर के रेस्पेक्ट में हम देखें तो,
क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इनमें कौन से टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूँ, फिर आपको उससे ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। ठीक है, इसके अंदर इसके बाद दो फ्लैजेला होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स अपन खैर छोड़ सकते हैं। और इसके अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल, तो वो होता है ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो डाइनोफिलेटलेट्स होते हैं उनकी जो सेल्यूल होती है पैक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इसके पास दो फ्लैजेला होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा होता है ट्रांसफर। ठीक है, ये तो हो गए इसके कुछ पॉइंट। अब जो चौथा है उसमें एक एग्जांपल दिया, एक प्रॉपर्टी है इनकी जिसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जिससे क्या होता है, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट कर सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉक्टिवलिका, नॉक्टिवलिका एंड पायरोसिस्टिक। ठीक है, नॉक्टिवलिका से देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर आपने वो लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी हो तो उसमें वो जो समुद्र में जो नीला नीला चमकता है वो एक्चुअली में नॉक्टिवला ही होता है। ठीक है, बेसिकली बोले तो डायनोफिलेजेट्स। ठीक है, तो ये तो इसके दोनों एग्जांपल हो गए, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि ज्यादा पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी शायद, वो है गोनियालेक्स का। स्पेलिंग का एक बार चेक करना और एक बार एनसीईआरटी भी रीडिंग करना। देखिए ये इतनी मतलब ये जो डायनोफिलेजेट्स है ये इतनी तेज रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। देखिए मल्टीप्लाई सो रैपिडली दैट इट मेक्स मेक्स नहीं आएगा, मतलब देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसकी वजह से हमको जो होता है वो सी वहां पे मैंने लिखा था, लेकिन इसके में ये इतना तेज मल्टीप्लाई होता है कि इसी वजह से हमको जो सी होता है वो भी उसमें भी हमको रेड टाइट देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने आपको जो बैक्टीरिया बताया था साइनोबैक्टीरियम, कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, वो क्या करता है, रेड सी कॉज करता है, मतलब वो सी हमको देखने में रेड दिखती है अगर उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं हम बात करें गोनियालेक्स की, तो ये इतनी तेज अपने आप को इतनी तेज मल्टीप्लाई करता है कि इसकी वजह से हमको रेड टाइट्स देखने को मिलती हैं, और ये कुछ ऐसा टॉक्सिन भी रिलीज करता है जो कि स्मॉल फिशेस, स्मॉल मैराइन फिशेस को मतलब कैन किल स्मॉल फिशेस, कैन किल स्मॉल मैराइन फिशेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डायनोफिलेजेस ये भी खत्म होता है, इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, पर जो भी है बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरे पर हम आते हैं यूग्लिना। ठीक है, थर्ड हम आते हैं यूग्लिना पर। ठीक है, तो ये ज्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है और स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, ठीक है, मोस्टली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है जो थोड़ा स्थिर पानी। ठीक है, जिसमें पानी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती हो। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, ठीक है, यूग्लिना जो होती है इसके पास जो सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती है, सेल वॉल जो होती है वो नहीं, मतलब सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो फिर क्या होता है भैया, इसके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बता दूं, इसकी जो बॉडी है लगभग ऐसी बॉडी, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे हमको कट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे हमको कट्स देखने के मिलते हैं। पहली सेल, स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, ठीक है, पहली सेल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग पर चेक कर लेता हूँ, पहली सेल।
ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है उसमें हमको ऐसे कुछ कट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मायोनीम्स। और मतलब ये जो कट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं मायोनीम्स। ठीक है, तो ये जो मायोनीम्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है। और जब ये मायोनीम्स रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो इनकी वजह से एक मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इनके पास प्रोटीन की रिच प्रोटीन क्या बोलते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है। और इसकी बॉडी पे हमको एक ऐसे कट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मायोनीम्स बोलते हैं। और वो मायोनीम्स जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन करवाते हैं तो उसकी वजह से एक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है और उस क्रीपिंग मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, और यहीं पे हमारा ये भी खत्म होता है। और इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि जो यूग्लिना है वो वैसे तो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, हाँ मतलब फोटोसिंथेटिक को ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। लेकिन जब इसके पास सनलाइट नहीं होती, जब इस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, तो इसके पास एक ऐसी भी क्या बोलते हैं एबिलिटी है जिसकी वजह से ये क्या करती है, हेटेरोट्रॉप बन जाती है और दूसरे ऑर्गेन्स को प्रेडेट करके अपना फूड मटेरियल को अपटेक करती है। ठीक है, तो एक ये भी लिख सकते हैं कि इट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और इसमें एक पिगमेंट है जो कि हमको बिल्कुल, इसमें एक और पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमको लगभग हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो मैं इंग्लिश में लिख लेना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। चलिए, तो यूग्लिनोइड हमारा खत्म हो गया, इसमें एक ही एग्जांपल है यूग्लिनोइड का। नेक्स्ट हमारा जो चौथा जो बचा है, चलिए वो है हमारा स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो हम स्लाइम मोल्ड की बात कर लेते हैं। और जो यूग्लिना है उसमें हमको प्लांट्स और एनिमल दोनों के, तो चौथा हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो ठीक है, इसमें हम सबसे पहला मोल्ड लिखेंगे, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, और एक और पॉइंट, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट्स